बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ताहम मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का भी अहम इजलास हुआ, जो कि बेनतीजा खत्म हो गया। ऑडियो लीक्स केस भी समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किए जाने के इम्कानात हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी किया है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ, जो कि बेनतीजा खत्म हो गया था। देखिए, ये एक आईनी बहरान है जी। और इसको यकीनन जो है वो अदालतें खुद ही तय करेंगी और उन्हें तय करना चाहिए जज साहिबान को। अब यह है कि जो यहिया अफरीदी साहब हैं, उनका एक अलग नोट आया है। मैं मुख्तलिफ आज जो है वो माहिरीन कानून को सुन रहा था, लेकिन असल बात यह है कि क्या ये इलेक्शन जो है ये इस्तेकाम लेकर मुल्क में आया, नहीं आया। क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ या नहीं हुआ, और क्या प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन बदतरीन इसमें मैनिपुलेशन हुई या नहीं हुई, ये आम सवाल है। और क्या वो जो इस फैसले में बात है कि अवाम को अपने वोटों का हक मिला या नहीं मिला अपनी राय देने का। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का तो रोल जो है वो दरमियान में जो पहले नोट आया था और अभी भी कि भाई उनका तो है कि जो भी अदालत फैसला करे। देखें, जो कानून है ना, किसी भी मुल्क का कानून से ऊपर आइन होता है। मतलब ये जो हम लॉ पास हो गया, ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है और फिर उसके नीचे कानून है। कानून बनते हैं, रोज़ कोई दूसरा कानून आ गया, फिर तब्दील हो गए कानून सारे, लेकिन वो जो आइन है वो सबसे ऊपर है। और आइन को आप अगर टच करते हैं और आइन को आप छेड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो बहुत बड़ा कोई मुल्की मफाद हो, जिसमें आप ये समझें कि इस वक्त रियासत को अपने आइन में नए हालात के लिहाज से, ये 1973 का आइन है, हम 2024 में रहते हैं। और ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत यानी ऐसी कोई तरामीम या कोई इसमें बातें आई जिसके नतीजे में हम 1973 से निकल के 2024 में आ जाएं, जहाँ पर हमारी आबादी कुछ और है, जहाँ मसाइल कुछ और हैं, जहाँ पे इख्तियारात जो हैं वो क्या सूबे किस तरह से होने चाहिए, क्या फंक्शन। अब बदकिस्मती ये कि जो तरामीम होती हैं वो अपने वक्त के हिसाब से हो जाती हैं, जो उस वक्त बैठी होती है एलीट, और वो ये इंटर एलीट जंगें हैं, इसका पब्लिक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंटर एलीट फाइटिंग हो रही है और उसमें अदालतें जो हैं, अब अदालतों को इस बहरान का हल निकालना है, और अगर अदालतें नहीं निकाल पाई तो फिर बड़ी बदकिस्मती होगी। तो अदालतें ही, और ये कोई दुनिया में अच्छा मैसेज भी नहीं जा रहा, और इसको, लेकिन इसमें अच्छा मैं इसको इसलिए इस तरह से कहूँगा कि अब जो भी कुछ है वो बस हो जाएगा। इससे ज़्यादा ना हम बहरान बर्दाश्त करने के मुतामिल हो सकते हैं, और ना ही हालात ऐसे हैं पूरी दुनिया के कि ये जो है ना सिक्योरिटी क्राइसिस और सोशल अनरेस्ट और इतनी अनसर्टिनिटी पाकिस्तान में पहले ही मौजूद थी। और अब तो जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, यानी एक बहस चल पड़ी है इस वक्त कि क्या ये वो जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, 2 बड़ी जंगें, उनसे पहले जो छोटी जंगें शुरू हो गई थीं मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान, और वो फिर कल्मिनेट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मसाइल हल नहीं हुए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान भी छोटी छोटी जंगें होती रहीं, मुल्क टूटते रहे, बनते रहे, सिस्टम गिर रहे हैं, और वो चूँकि अनफिनिश्ड थी, उसमें कोई यानी कोई फाते नहीं था, और मज़ीद बहरान पैदा कर गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वो फिर जाके उसके नतीजे में दूसरी जंग अज़ीम जो है वो कंटिन्यूटी है पहली जंग अज़ीम का। और क्या दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है वो सुकून हो गया? तो वो भी सुकून नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद से लेके अब दुनिया एक ऐसी जगह खड़ी है जहाँ पे
रियासतें अपने आप को बचा रही हैं, मुल्क अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि मतलब ऐसा बहुत कम किसी मुल्क में मैं नहीं समझता कि ऐसा हो रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैन मेड क्राइसिस है, और ख़ास तौर पे उस वक्त के जबकि प्रॉपर इकॉनमी के चैलेंज हैं, सोशल अनरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरनल एक्सटर्नल, वही जो मैं बातें बार बार कहता रहता हूँ। तो ये तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये अब जो भी कुछ होगा वो मतलब उसके बाद मतलब एक कल्मिनेट कर गया ना, अब इससे और क्या होगा, ठीक है ना। और उस दिन जो जलसा नहीं हुआ लाहौर में तहरीक इंसाफ का, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, मेरा उस दिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना पेश आ जाए। जलसे भी होते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, जिसके जितने वोट हैं वो हर एक को पता है, जिसकी जितनी हमायत है वो सब जानते हैं, लेकिन यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई क्राइसिस ना पैदा हो जाए उस दिन। और जो है वो मतलब देखें ना, हालात तो देखें, यानी कल जो वाक़या पेश आया है जिसमें वो डिप्लोमेट्स को आगे जो है वो उनके एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस की गाड़ियाँ, तो उनके ऊपर फायरिंग हुई है, और अफसोसनाक वाक़या। तो बड़े सिचुएशन बड़ी अच्छा। अब ये पूरे तो इसको तो देखते हैं कि अभी वो पिटिशन आएगी, वो जाएगी, क्या होता है कल, क्या होता है, कि आगे चलते हैं इसमें। असल बात ये है कि ये इलेक्शन या तो होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, ना होता तो भी एक बेचैनी थी लोगों में, हुआ तो उसके नतीजे में ये देखें, मैं इसमें ना तो कोई जजमेंट देने का मेरे पास कोई इख्तियार है ना कुछ, लेकिन क्या इससे अवाम की जो राय थी वो सामने आई प्रॉपर अंदाज में, या क्या हुआ उस दिन? या तो होता ही ना, या फिर हुआ था तो वो फिर लोग उससे मुतमईन होते। मतलब जो जीते हैं वो भी, जो हातम ताई की कहानी, जिसने देखा वो भी रोया, जो नहीं देखा वो भी। तो बात यह है कि जो वो इसमें जो जीता है वो भी परेशान है, जो हारा है वो भी परेशान है। तो ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते। तो ये है कि अब जो भी कुछ होगा वो सामने आए, और ये बुनियादी इश्यूज देखें इस वक्त, मतलब अब देखते हैं। मैं इसमें मज़ीद बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये बिल्कुल ये एक मैन मेड क्राइसिस है, और ये जो है ये कोई कुदरती आफात अल्लाह ताला महफूज रखे, जो कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। और उसके साथ ही जो आज दूसरी खबर आई है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब की जो है उन्होंने उनका ऐलान हुआ है, और 30 तारीख से अपना ओहदा संभालेंगे। और बड़ी यानी आप समझें कि किस तरह से बात की जाए, यानी एक होता है ना वो फुल प्लेटर, इतना बड़ा प्लेटर नहीं होता प्रॉब्लम्स का, इश्यूज का, वो उनके सामने, रियासत के सामने है, और जाहिर है वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं। तो उसमें अब पॉलिटिकल टर्मोइल, सिक्योरिटी थ्रेट्स, इन जो दुनिया भर के मामला, जो सूरत हाल आगे पीछे दाएं बाएं, तो उसमें तो मतलब मुबारकबाद भी हम दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो ये है कि मुकम्मल उनकी कामयाबी के लिए दुआ इसलिए कि वो अगर इन बहरानों से, ज़ाहिर है कि बहुत चैलेंजिंग, बहुत ही चैलेंजिंग, मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले जो है इस तरह की कोई सूरत हाल पूरी दुनिया में डेवलप हुई हो जो कि इस वक्त है। यानी वो बाहर के वाक़याती बहुत हैं, तो अंदर का टर्मोइल तो एक मैन मेड। तो ये है कि उन दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो जो अच्छे फ़ैसले वो करें, और उस पर अमल दरामद हो, और मुल्क इन बहरानों से निकले। और यानी मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ा, बहुत बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। और उसमें जो है वो अभी पिछले 24 घंटों में देखें, जो एक तो ये है कि AKD को मुबारक हो। अच्छा, अब AKD से कोई जो है वो ये ना समझे कि मैं अकील करीम डैडी साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ, ठीक है, हमारे ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं कराची से, लेकिन उन्हें तो मुबारकबाद मैं नहीं दे रहा। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ अनूरो कुमारा दिसानी याके को। अब मैं गलत नाम, चूँकि माजरत उनके साथ भी, तो इसीलिए मैं इनको AKD कह रहा हूँ, क्योंकि इनके नाम का जो मुखफ़फ़ है वो जो, सॉरी, वो जो इनके नाम का जो, तो वो जो है वो AKD ही बनता है। अच्छा, अब इनको जो है वो मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ।
और इनको अनूरा कुमारा खाली कह देता हूँ, तीसरा नाम इनका ज़रा मुश्किल है लेना। और ये 55 साल इनकी उम्र है और इन्होंने जनाब ये श्रीलंका के सदर मुंतखब हुए हैं। तो पहली मुबारकबाद तो ये कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क उसके सदर मुंतखब हुए हैं, ये तो बात हो गई। लेकिन ये है कि इनको मैं रवायती मुबारकबाद नहीं दे रहा, बल्कि मैं इनको एक गैर रवायती मुबारकबाद दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो हैं ये नेशनल पीपल्स पावर पार्टी, ठीक है, एनपीपी से इनका ताल्लुक़ है, 55 साल इनकी उम्र है। और इन्होंने जो ज़्यादा मुझे जिस बात की खुशी है, ज़ाती तौर पे बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप ज़ाती तौर पे कहते हैं कि यार ये जो है ना ये कुछ कमाल हुआ है। और जो मैं कह रहा हूँ सिस्टम, ये वहाँ का श्रीलंका का पूरा सिस्टम गिर गया है इनके इलेक्ट होने से। पहले राउंड में कोई 45% के करीब लोगों के वोट इनको पड़े, 79% टर्न आउट हुआ है। श्रीलंका में आप दो लोग देखें कैसे निकलते हैं, वोट डालते हैं, पूरा उनको यकीन है। अच्छा, मुकाबला मैं खुश किस बात पे हूँ कि इन्होंने वहाँ का सिस्टम ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ जितनी एलीट थी, ठीक है, हर मुल्क में बदमाशी होती है ना, तो वहाँ पे जितनी एलीट थी वो सारी की सारी इनके मद्दे मुकाबले खड़ी थी। और सलाम है श्रीलंका के लोगों को, इस बंदे ने जो है ये कहा कि मैं जो हूँ वो, इसने नारा लगाया कि ये जो करप्ट ख़ानदान इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं और जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, वो सारे एक तरफ हो गए। और इनका नारा जो था वो था कि मैं करप्शन को पकड़ूंगा और मैं करप्ट ख़ानदानों की मोनोपोली ख़त्म करूंगा। और जनाब इन्होंने जो है वो सबसे बड़ा, अगर किसी को इन्होंने आप समझें कि धो दिया किसी शख्सियत को, तो वो है राजा पक्सा, नमल राजा पक्सा। राजा पक्सा फैमिली जो है उसके इन्होंने पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा ख़ानदान जो 1972 से वहाँ पे हुकूमत में है, बल्कि 1970 से ही है, ठीक है, अच्छा। और यानी ये जो महिंद्रा जो कि वज़ीर आज़म उनके रहे हैं, उनके ये बेटे। और राजा पक्सा ख़ानदान जो है ना, उसमें अगर हम देखेंगे 5वीं स्लाइड, उसमें जनाब एक भाई सदर है, दूसरा भाई 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहा है, तीसरा जो है वो बच्चा जो है वज़ीर बन रहा है, वो जनाब चीफ ऑफ स्टाफ बन रहा है वज़ीर आज़म का, चौथा जो है ये नमल भी, ये भी वज़ीर बने हुए थे, एक MP है, एक साहबजादी है प्रीति, वो कोई पता नहीं उनके हस्बैंड कौन सा जनरल लगे हुए हैं लॉ, ये जनाब। अच्छा, ये वो हैं जो ये जो गोताबाया उनके भाई राजा पक्सा, यानी एक भाई सदर है, एक भाई वज़ीर आज़म है, एक बच्चा कुछ है, एक बच्चा कुछ, पूरा ख़ानदान। इन्होंने जनाब वहाँ पर ये वही है जो श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट तक ले गए थे और जो वहाँ से फ़रार हुए थे श्रीलंका से, और वहाँ से फ़रार होने के बाद वापस आ गए, इलेक्शन में बच्चे को उतार दिया आगे, ठीक है। तो वहाँ पर दूसरा राउंड जो हुआ उसमें 57% वोट लेके, कि 50% ज़रूरी होते हैं वोट लेना, तो ये जनाब इन्होंने ख़ानदानों को दो दिया, ठीक है। और श्रीलंका के लोगों ने साबित किया कि जनाब ये, और ये मैं आपको बताऊं, ये राजापक्सा फैमिली जो है, अगर मैं आपको सिर्फ 2015 का दिखा दूं ना, ये तो कम, ये 2015 का कोलंबो टेलीग्राफ, ये 15 मई 2015, 5th स्लाइड, उस वक्त ये 18 बिलियन डॉलर्स इनके एक जगह ही ले गए थे। 18 बिलियन जो है डॉलर एक जगह इनकी फैमिली ले गई थी, ठीक है। ये उस वक्त दरमियान में जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने दुनिया से गुजारिश की थी कि पैसा इनका जो है लूटी हुई दौलत वापस की जाए। तो पता चला एक खलीजी रियासत में 2 बिलियन पड़े हैं, कहीं 8 बिलियन पड़े हैं, कहीं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि श्रीलंका, ये सिर्फ एक ख़ानदान है एलीट का, एलीट एक एलीट है, ठीक है, एलीट का एक, यानी बच्चे उनके वो है। तो ये टोटल जो इनकी, मैंने पूछा कि यार ये तो 18 बिलियन तो है उसका, तो उन्होंने कहा 18 बिलियन नहीं, अब जो ये भागे यहाँ से जो 2022 में,
तो उस वक्त जो है वो इनकी जो दौलत है दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों, श्रीलंका आपको पता नहीं डिफ़ॉल्ट और ये सारे इश्यूज और IMF के साथ ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, AKD जो है। लेकिन यह है कि इनकी जो इस ख़ानदान के मुख्तलिफ शख्सियात अलग अलग जो हैं वो उनमें से किसी के पास 11 बिलियन है, किसी के पास, तो ये टोटल जो जाता है वो बिलियंस भी। तो ये इनके पास, इनके ख़ानदान के पास जो है वो कुछ 70 बिलियन के करीब, $70 बिलियन इनका ख़ानदान जो है कम से कम रखता है। मुख्तलिफ बच्चे, उनके भाइयाँ, उनके बहनों, पूरा टब्बर का टब्बर। तो ये जनाब इन्होंने जो है ये श्रीलंका के साथ तो वो सिस्टम तोड़ दिया है। मतलब है एक्चुअली हुआ ये है कि जो यानी एक इनके ऊपर तनकीद हो रही है, और तनकीद इनके ऊपर इसलिए हो रही है कि एक तो ये एलिट के नहीं है, दूसरा ये कि इनका नारा ये था कि मैं करप्ट लोगों को और ख़ानदानी जो और पैसा और ये और वो और सारा दुनिया कूदी हुई है, इनको हराने के लिए पूरी दुनिया जमा थी और श्रीलंका के लोगों ने इनको जिता दिया। अच्छा, अब ये जो हैं वहाँ श्रीलंका में, और इन्होंने कहा है कि मैं IMF से अपनी निगोशिएशन जारी रखूँगा, सब कुछ रखूँगा सारी बातें। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि इनके नज़रियात क्या हैं, इनकी सोच क्या है। और इनकी जो सोच है ये लेनिन और मार्क्स से मुतासिर, जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो 1965 में बनी, फिर उसमें स्प्लिट हुआ, फिर उसकी एक शाखा आ गई NP, तो ये जो हैं ये मतलब NEO वाला न्यो मार्क्सिज्म अपने आप को कहते हैं कि न्यो मार्क्सिज्म को मैं आगे लेके चलूँगा। और श्रीलंका जो है वो जाहिर है कि ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजिक वैल्यू, सार्का मेंबर भी, हमारा पड़ोसी भी है, और यहाँ पर जो है ये चाइना के करीब, ठीक है, चाइना के करीब। और जाहिर है कि लेनिन मार्क्स को जब कि वो नज़रियात लेके आगे चल रहे हैं, तो फिर वो जो है वो चाइना के करीब। और ये जो है ये जो महिंदा के बेटे थे नमल, उनको राजा पाकसाज ने आके वो पूरे ख़ानदान का यही हमारे ख़ानदान का चश्मे शरा आगे लेके मशल को, उस मशल को आगे लेके चलेगा जो जिसकी बुनियादें हमने 1970 में रखी, 70 की दिहाई में रखी थी। लेकिन वो पूरा का पूरा जो ख़ानदान है और सारा पैसे समेत धबरदूज हो गया। अच्छा, दूसरा जो है वो इशू ये है कि अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो श्रीलंका है ये वैसे तो ये आज़ाद हो गया था 48 में, ये भी जो है ये बरतानिया की कॉलोनी था। और ये जो समुद्री रास्ते हैं, इंडियन ओशन रीजन IOR जिसे कहते हैं, या जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, स्लॉक जिसे कहते हैं, तो उसमें श्रीलंका की बड़ी स्ट्रेटजिक अहमियत है, ठीक है। और सबके लिए, अमेरिका के लिए उनकी जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी फॉरेन उनकी कमेटी के सामने, उसमें श्रीलंका की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और वो चाइना, अमेरिका और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमिल नाडु का जो पूरा इलाका है वो बिल्कुल, अगर आप नक्शे में देखें तो ये श्रीलंका और ये वहाँ से तमिल पॉपुलेशन शुरू होती है, तो उनके मुकाबले पे जो है वो मतलब है कि इंडिया के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल उनका एक जो साउथ का, उनका जो साउथ के इलाके हैं सारे, वो श्रीलंका के साथ जो है वो पुराने आप समझे में सकाफती और कबायली और जो भी सारा, तो वो बड़ा उनका क्लोज लिंक है। तो अब वहाँ पर जो है ये तब्दीली, ऐसी तब्दीली आना, जो इंडिया है वो सपोर्ट कर रहा था राजीत प्रेमदासा को, और यकीनन नमल राजा सब कोई सपोर्ट कर रहा था। लेकिन उसमें असल इशू ये था कि ये जो है ना अरुणा का आना जो है ना, ये पूरा सिस्टम एक्चुअली टूट गया वहाँ पे। अच्छा, अब सिस्टम का टूटना देखिए, श्रीलंका जो है वो भी जो है वो 48 में 1948 में उनको आज़ादी मिली, ठीक है, बरतानिया से। और वो भी इसी तरह से कॉलोनी रहा के, क्योंकि समुद्री रास्ते थे, तो पहले जो है वो पुर्तगाल आ गया, फिर उसके बाद डच आ गया। जो डच को हम जब यहाँ पे अपनी
पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में पढ़ते थे तो इंग्लिश में तो डच, उर्दू में वलंदेज़ी जिनको कहते थे ना, पुर्तगाली और वलंदेज़ी, तो ये इस तरह के, तो फिर उसके बाद डच आ गए, फिर उसके ब्रिटिश आ गए। लेकिन ये हुआ कि उससे पहले जो है वो 1925 में एक जो उनका कॉलोनियल ऑफिस बाकायदा था वहाँ ना, बरतानी ग्रेट ब्रिटेन का एक कॉलोनियल ऑफिस था। तो कॉलोनियल ऑफिस का फिर एक शाख उसकी बनी, कॉलोनियल ऑफिस की, या सब ऑफिस उसका बन गया, और उसको डोमिनियन ऑफिस का नाम दिया गया। अच्छा, डोमिनियन ऑफिस का नाम उसको दिया गया क्योंकि उसमें ये हुआ कि मुख्तलिफ मुल्क आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो आज़ाद इस तरह से हो रहे हैं कि वो मतलब है कि बरतानवी एम्पायर के वो डोमिनियंस रहेंगे। तो ये अगर हम फर्स्ट मैप दिखा सकें, 1925 में ये बेल्फोर, एल्फ्रेड बेल्फोर ने ये जो है ये करवाया। अच्छा, ये वही एल्फ्रेड बेल्फोर हैं, वही एल्फ्रेड बेल्फोर हैं जिन्होंने 1917 में बेल्फोर का वो जिसके नतीजे में इसराइल पैदा हुआ, ये वही एल्फ्रेड बेल्फोर हैं। तो ये वज़ीर आज़म भी रहे हैं, पहले वज़ीर आज़म थे, फिर फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे इन्होंने बेल्फेयर डिक्लेरेशन करवाया था, फिर उसके बाद ये अलग हो गए थे, लेकिन फिर पार्टी दोबारा जीत गई तो फिर वापस हुकूमत में गवर्नमेंट में आ गए। तो ये उस वक्त एक जो है उसको चेयर कर रहे थे जहाँ पर ये फैसला हुआ कि भाई यहाँ पे ऐसा है कि हम कुछ मुल्कों को हम आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन वो आज़ादी इस तरह से दे रहे हैं कि वो हमारी डोमिनियंस रहेंगी। तो कनाडा, वेस्ट्रेलिया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और साउथ अफ्रीका, और उसमें जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो इस मैप में अलग है, तो वेस्ट्रेलिया जो है वो अलग है, वो न्यूजीलैंड, और फिर उसके बाद जो है ये न्यू फाउंड लैंड और इस तरह करके मुख्तलिफ जो न्यूजीलैंड को उन्होंने बना के, तो ये उस ज़माने का मैप है। और फिर ये जो है उस ज़माने में अगर ये देखें, ये सेकंड स्लाइड हम देखें, द क्वींस डोमिनियंस, तो ये बरतानिया के अंदर इस तरह के जो है वो बड़े बड़े जो हैं वो शाये होते थे पोस्टर्स के, देखें पूरी दुनिया में यहाँ तक फैला हुआ है। जब सूरज गरूब नहीं होता, वहाँ से देखें कनाडा से शुरू होता यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक आ जाता है, तो सूरज तो गरूब ही नहीं होता। इसीलिए कहते थे बरतानिया का सूरज गरूब नहीं होता, इतनी बड़ी सल्तनत, तो ये इस तरह से ये फैल के आगे जो है ये गए हुए थे। अच्छा, एनीवे, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये फिर वो है जो बाद में जाके, अच्छा ये सबसे बाद में जो मुल्क पाकिस्तान, पहले तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो हैं डोमिनियंस बन गए, उसका हिस्सा बन गए। बाद में ये हुआ कि उसके नाम से जो है वो इन्होंने लेकिन जो सरबराही थी वो बहरहाल क्वीन की रही, ठीक है, क्वीन सरबराह रही। पाकिस्तान और भारत भी जब आज़ाद हुए हैं तो कुछ सालों तक, जब तक आइन नहीं बना, जब तक रिपब्लिक्स नहीं बने, तो जब तक गवर्नर जनरल्स या नहीं रहे, इस तरह समझ लें आप, तो उस वक्त तक जो है वो जो स्टेटस था वो भी वो डोमिनियंस वाला स्टेटस था। और 1972 तक, 72 तक आज़ाद ये हो गए थे 48 में, लेकिन ये 72 तक श्रीलंका भी डोमिनियन रहा। और ये वो है, ये वो मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ डोमिनियन, ये वो लफ्ज़ है जिसको कॉमनवेल्थ बाद में कहा गया, यानी दौलत मुश्तरका, ठीक है ना। दौलत मुश्तरका में वो मुल्क हैं ज़्यादातर जो कि सारे के सारे बरतानवी कॉलोनीज़ रहे एक ज़माने में। तो ये जैसे ही, यानी अब आप देखें ना, 70 की दहाई की मैं बात कर रहा हूँ कि 70 में राजपक्सा की फैमिली एंटर होती है, तो ये एक्चुअली डोमिनियन और उसके बाद इंडिपेंडेंस कंप्लीट के दरमियान ही एंटर होते हैं, और फिर 2024 तक ये उस मुल्क के ऊपर अपना मुकम्मल कब्जा रख के और उसको जो कुछ, और अब जो ये सदर वहाँ पर जीते इलेक्शन, तो इन्होंने वो पूरी 70 और 80 और, अच्छा वो ज़ाहिर है खाना जंगी ख़त्म करवाई थी तो लोग उनको ज़रा पसंद भी करते थे, लेकिन ये है कि वो इन्होंने तो बात ये की है ना कि मैं सिस्टम एलिट तोड़ रहा हूँ, ताकि ये नज़रिया हो, वो ना, तो एलिट ही तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारा इशू कुछ और है, हमारा इशू ये है कि गुर्बत ख़त्म की जाए और करप्शन पे लोगों को पकड़ा जाए, और तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है, और ये इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। उसकी वजह यही कि बांग्लादेश के बाद, बांग्लादेश में हुकूमत चेंज नहीं हुई, सिस्टम टूटा है, सिस्टम गिर गया ना, पूरा सिस्टम गिर गया ना। हसीना वाजिद भी नहीं है तो खालिदा ज़िया का पता ही नहीं है, वो उन्होंने आने नहीं है, तो वहाँ सिस्टम गिरा है। उससे पहले ये नेपाल में, वहाँ पर जब
उनके बादशाह वो जो कत्लेआम सारा हुआ और वहाँ पे उली, और उसके बाद अब वहाँ पे एक सेटअप ऐसा बना हुआ है। फिर ये है कि मालदीव, ठीक है, वो हैं नहीं है, साथ दोस्ती आगे पीछे जैसे तैसे तैसे करके, लेकिन वो बहरहाल इंडिया आउट पे जीते हैं। नारा ही है उनका इंडिया आउट, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बांग्लादेश बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। और फिर श्रीलंका में एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जिसको यानी एक बड़ा कंसर्न है इस वक्त कि वो उनके आगे पॉलिसीज़ क्या होती हैं, क्योंकि ये प्रो चाइना गिरदाने जाते हैं इस इलाके में। उसके साथ ही जो है वो 182 की तो आ रही है ऑफिशियल फिगर, लेकिन ये तादाद जो है ये कुछ 225 के करीब है गालिबन, जो कि पिछले 24 घंटों में इसराइल ने मुख्तलिफ जगहों पे लेबनन में अभी हो रही है लड़ाई, लेबनन और इसराइल की, ठीक है। हिजबुल्लाह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लेबनन की हुकूमत और उनके लेबनन के साथ लड़ाई हो रही है। और इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ स्ट्राइक्स में लेबनन पे जो है वो 182 लोग जो हैं वहाँ शहीद हुए हैं। और जवाब में उन्होंने थोड़ी देर पहले पहली दफ़ा अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर कर दी है हिजबुल्लाह ने। और उससे पहले आज तमाम रोज़ ये इतलात आती रही कि याहिया सिनवर जो हैं उनको भी गज़ा में शहीद कर दिया गया। वो याहिया सिनवर जो कि इस्माइल हानिया के बाद जिन्होंने अगस्त में संभाली थी क़यादत, पॉलिटिकल ब्यूरो की सरबराही संभाली थी हमास की, और उससे पहले वो जो हैं वो गज़ा के इंचार्ज थे 2017 तक, जब तक इस्माइल हानिया बाहर नहीं निकल गए थे। इस्माइल हानिया जो है उनको निशाना बनाया गया। ईरान में तो अब उनकी ये इतलात तमाम दिन और कल की तमाम रात कि क्या याहिया सिनवर, क्योंकि याहिया सिनवर जो हैं उनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद ये कि वहाँ से डेड बॉडीज़ हैं उनका DNA इस वक्त हो रहा है। वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये तमाम रोज़ जो फैसले आ रहे हैं इससे बहरान मज़ीद बढ़ गए हैं या बढ़ेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, बहरान बढ़ेंगे भी, और उसके बाद यकीनन किसी न किसी जगह जाके तो ये इन्होंने ठहरना है। क्योंकि मैं आपसे देखें, आज ईरान की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ से एहतजाज हुआ है। और वो जो इक़दाम है जो कि जिसके ऊपर एहतजाज हुआ है वो जो है वो ये है कि ईरान जो है वो एक बड़ी दीवार तामीर कर रहा है अपने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के साथ, और उसके ऊपर जो है एक अनईजीनेस मौजूद है। उस पर उन्होंने थोड़ा सा एहतजाज भी किया है, लेकिन बहरहाल ईरान ने ये कहा है कि हम एक दीवार तामीर कर रहे हैं बॉर्डर्स के साथ जो कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, और मुल्क को सिक्योर करने के लिए। और इस वक्त जो बात है वो ये है कि मशरिक़ वस्ता में या मगरबी एशिया में या अफ्रीका कहीं जहाँ पर भी ये जो मामला बढ़ रहे हैं। देखिए, याहिया सिनवर की अभी तक कोई इतला नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि उनका कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हुआ काफ़ी घंटों से। तो वहाँ गज़ा से कुछ बॉडीज़ तल अवीव लाई गई हैं, और उनकी जो डिफेंस के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है और एजेंसी जो हैं, उस पर तकसीम है इस बात पे कि क्या याहिया सिनवर जो हैं इनमें उनकी जो है मैयत मौजूद है या नहीं। लेकिन तो अभी तक कोई उस पर इस गुफ्तगू के होने तक याहिया सिनवर जो हैं उनके बारे में कोई इत्तलात कंफर्म नहीं है। गालिबन वो अभी तक जो ज़्यादातर लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो मौजूद हैं और अपना ज़िंदा हैं और अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल पहली दफ़ा हिजबुल्लाह ने दागा है, इन्होंने जो स्ट्राइक्स की थी उन स्ट्राइक्स के नतीजे में जो है वो मैंने आपसे कहा ना कि 200 से ज़्यादा लोग लिए लेबनन में, और ये बक्का वादी बक्का जो बिल्कुल जनूबी लेबनन में जहाँ पर शीबा फार्म्स और ये सारे, तो वहाँ पर जो है वो उससे आगे जाके, बल्कि अब तो ये दाहिया का जो इलाका जो कि बैरूत, वहाँ तक स्ट्राइक्स हो रही हैं, उससे भी आगे हो रही हैं। तो ये पूरे लेबनन में, और अच्छा अब वहाँ से पहला लॉन्ग रेंज मिसाइल अभी फायर हुआ है थोड़ी देर पहले, और ये अब लॉन्ग रेंज मिसाइल वहाँ से
लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो फायर करने जा रही है, और साथ ही जो है वो सीरिया अपने आप को तैयार कर रहा है जंग में जाने के लिए, जो वहाँ पे डिफरेंट मुख्तलिफ जो मलेशियाज़ हैं, और साथ ही जो इराक़ है वो तैयार कर रहा है, और हुतीज़ अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो लॉन्ग रेंज है, अभी इसके बारे में ये जो मिसाइल्स हैं उनके पास, अच्छा ये ऑपरेशनल हैं सारे। इनका कहना ये था कि वो जो लॉन्चर्स हैं उनको हमने तबाह कर दिए, लेकिन वहाँ से अब जो ये अभी थोड़ी देर में इतना मिलेगी, मैं बस अभी स्टार्ट होने लगा था, तो ये कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो वहाँ से फायर हुए हैं। तो अब उनके पास लॉन्ग रेंज जो है वो, अगर हम इसमें देखें मैप में, तो उनके पास वो लॉन्ग रेंज है जो कि पूरा इसराइल की जो स्कर्ड 400 किलोमीटर तक तो पूरे इसराइल को वो लेते हैं, और रेंज में आता है। फिर उसके बाद फजर 5, खैबर 1, जिलजाल 2, फतेह 110, ठीक है ना, तो 275 किलोमीटर की रेंज है। तो ये तो पूरे इसराइल को भी अपनी लपेट में लेते हैं, और साथ ही जो है अगर बहुत बड़ी तादाद में ये फायर करते हैं एक साथ, जैसे अगर बारिश वहाँ से बरसा दी तो उसके, और ये उनके पास जो है ये लैंड अटैक, ये जो उनकी पोजीशनिंग है हिजबुल्लाह के पास मिसाइल्स और रॉकेट्स, तो उनके पास जो है 107 mm रॉकेट से लेके लैंड अटैक के लिए, और स्कर्ट जो हैं ये मौजूद हैं, और फिर एंटी टैंक उनके पास हैं, एंटी एयर हैं, एंटी शिप हैं, और ये सारा। अच्छा, ये सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की जो अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, तो उनके पास ये सारा मौजूद है, और यकीनन उन्होंने एक पूरा चूँकि वक्त मिला है इससे पहले, ये जो पिछले 24 घंटे हैं ना, ये सबसे खूनी 24 घंटे थे। 7 अक्टूबर, पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पे सबसे खूनी, इतना खून जो है इस तरफ यहाँ कभी नहीं गिरा। तो ये जो जंग है अब ये नेक्स्ट फेज़ में चली गई, और ये जो है इसमें अब होता है ना, पीछे पलट के देखते हैं कि इसमें अब लेबनान आ गया है बाकायदा। लेबनान हिजबुल्लाह का मतलब है कि लेबनान पे ही हिजबुल्लाह ही जो है वही फैसला साज कुव्वत है, तो लेबनान आ गई है वहाँ पे ज़ाहिर है कि उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम में कोलैप्स हुआ था। तो अब इशू ये है सारा कि ये ईरान के जो सदर हैं वो भी पहुँचे हैं अक़वाम मुत्तहिदा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक बड़ी गैदरिंग से ख़िताब किया है, और ट्रम्प की शायद यानी उनकी मुलाकात शायद नहीं होगी, जो टेक्नोलॉजी के जो जाइंट्स हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और उसके अलावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। और मैंने पहले भी बात की थी कि ये देखना है कि डॉक्टर यूनुस की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से अगर होती है तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक ख़ास सतह पे ताल्लुकात जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये जो ताल्लुकात हैं फिर वो हो सकता है वो दावत दे दें मुल्क आने की, पाकिस्तान आने की, हो सकता है वो उनको बांग्लादेश की दावत दे दें, लेकिन ये कि मुलाकात अगर होती है तो ये एक बड़ी गेम चेंजर होगा। और इसी तरह से ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान ने जो फैसला किया है जाने का, और उनकी तरफ से भी, रशिया की तरफ से बात हुई है, तो ये ब्रिक्स के अंदर भी अब एक, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक तो ये डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर मामलात ख़राब भी हैं, वो अभी दोबारा अभी फिर वो जो है वो जो प्रपोज़ल था सीज़ फायर का कि तमाम फेजेस को ख़त्म करके एकदम सीज़ फायर करवा दिया जाए, इससे पहले कि जो है वो मामलात आगे जाएं। ये जो बात है ना, ये जो लोग भी यहाँ पे गए हैं ना, चाहे वो यूक्रेन हो या तो ना साइबेरिया के इलाके में जंग हो रही हो रशिया के, ये जो उरल पहाड़ों के इस तरफ ही गुंजान आबाद इलाके हैं सारे, ये यूरोपियन रशिया है, ठीक है ना, मतलब रशिया, मैं कहता हूँ यूरोप के हदूद ही नहीं पता चलती कि कहाँ तक यूरोप है कहाँ तक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि उरल पहाड़ों से अगर लेते हैं तो ये यूरोप, उस तरफ यूरोप है मगरब की तरफ, तो ये बड़े गुंजान आबाद इलाके हैं। ये गज़ा में जो हुआ है, ठीक है ना, गज़ा में जो 2,000 पाउंड वज़नी बम गिरे हैं, अब इशू ये है कि वो गज़ा के अंदर जब दुनिया दाखिल होगी, जब भी दाखिल होगी, अगर ये हफ्ता और रहती है जाहिरियत 15 दिन बाद, कभी ना कभी तो वो खुलेगा, और जब खुलेगा वो गज़ा तो उसके बाद वहाँ पे एक कब्रिस्तान होगा, ठीक है, और वो जो कब्रिस्तान होगा कुछ लोग दबे होंगे मलबे तले, बच्चे, औरतें, वहाँ पोलियो बीमारियाँ फैल गई, क्या हुआ देखिए, 11 महीने से बहुत ज़्यादा, अब तो 7 अक्टूबर को साल हो जाएगा, और 7 अक्टूबर के अंदर वो जो था कि ये वही वाक़या हुआ है जो कि वहाँ पे हुआ कि भाई अब
एक दो हफ्ते का खेल है, यूक्रेन और रशिया का एक दो हफ्ते का खेल है, ये थी ना पहले प्रेडिक्शन। तो गज़ा के बारे में तो था ही कुछ नहीं, तो गज़ा वाले में तो था कि बस अभी गए। और ये तो अब सवाल ये है कि याहिया सिनवर का जो किरदार है, याहिया सिनवर, वो एक बड़ा मरकज़ी रोल अदा कर गया है कि याहिया सिनवर ने, यानी जो कि तवील अरसा जेलों में रहे और जिन्होंने इब्रानी ज़बान सीखी और कई साल जेलों में रह के पूरे इसराइल की स्ट्रेटजी को समझा, प्लान करता रहा बंदा बैठ के अंदर, और उसके बाद बाहर निकला और उसने 7 अक्टूबर का वाक़या हो गया। और उसके बाद जो है, अब सवाल ये है कि उसने सकिन कर, मतलब इसमें अब सवाल ये है कि हमास का तो जो हुआ सो हुआ, वो तो शहादतें और वो तो उनका तो अपना एक नज़रिया, लेकिन इसमें ईरान, इसमें अरब ममालिक, इसमें इजिप्ट, इसमें लेबनान, इसमें इसराइल, इसमें अमेरिका, इसमें बड़ी कुव्वतें चाइना, रशिया, मतलब पूरी दुनिया ही लगता है कि ट्रैप। अब क्या करें, व्हाट, क्या, कैसे, मतलब है कि अब जब जंग फैल रही है, देखिए ना, हूतीज़ ने गिरा दिए हैं महंगे हथियार, और उधर से आयरन डोम के को क्रॉस करता हुआ हूतीज़ का जो है वो अंदर तलवीब में गिर रहा है। उसी के बाद तो ये पैनिक होके ये जो किया है सारा, ये ज़ाहिर है प्लान तो पहले से था। मैंने आपको पहले कहा ना कि ये इसको अब वो कवर अप, ये खबर इसको दब रही है खबर कि उन्होंने जो है वो ये वॉकी टॉकीज़ में और पेजेस के अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है। ये वैसे ही है कि बच्चों के लिए खिलौने फेंकते थे एक ज़माने में, और बच्चे आए खिलौना उठाने के लिए और उसके चिथड़े उड़ गए। तो ये जो है ये बड़ा जंगी जुर्म है। खाने के लिए जो है वो बिस्किट का डब्बा फेंका, बच्चे जमा हुए, ये होता रहा है वहाँ पे, और बच्चे गए पास और बच्चों वो पता चला एक्सप्लोड हुआ पूरा और लोग मर गए वहाँ पे। तो ये जंगी जराइम में आता है, संगीन जंगी जराइम में, कि आप सिविलियंस को इस तरह से आप उनको जो है वो मारें। और ये बड़ा रुथलेस पुराना तरीका होता था एक ज़माने में। उस दिन भी मैंने कहा था कि अनाज के अंदर जहर मिला दो, पानी के अंदर जहर मिला दो, जंगों में उस इलाके से कोई दरिया गुजर रहा है उसमें जहर मिला दो, पूरा गांव के अंदर लोग जो है वो फ़ौज के साथ साथ गांव के लोग भी। तो ये लेकिन जनीवा कन्वेंशन और उसके बाद जो दुनिया है, ये बायो वेपन्स हों या जो नया तरीका अब आया है सामने, इसको खुदा जाने इसको इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे या जो भी इसको नाम देंगे, AI से भी उससे पहले हो चुका है सारा। और अब तो डेटा जो है वो देखिए ना, नई दुनिया आ रही है बहुत तेज़ी के साथ। 2D डाटा भी ख़त्म हो रहा है और 3D डाटा आ रहा है। यानी अभी तक जितनी इमेजेस उनके पास थी तो वो 2D थी, इंटरनेट से ऐसे पड़ी हुई हैं, मेरी तस्वीर है पीछे, ये बैकग्राउंड है। लेकिन अब जो सेंसर्स और ये जो टेलीफोन पे और ये सारे जो आ गए हैं, तो वो यानी एग्जैक्टली अब 3D डाटा की तरफ तेज़ी के साथ दुनिया जा रही है। अब वो 3D डाटा भी है, यानी अब जो आगे है वो इस तरह से है कि वो 3D डायमेंशन। एनीवे, मैं सिर्फ भी कह रहा हूँ कि इतना आगे दुनिया सारी जा रही है, तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है वो, या इससे अगर आगे गुंजानाबाद इलाके हैं, बैरूत जो है, और बैरूत बहुत लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म लोग हैं, वो खाना जंगी से निकले हैं। ताइफ एग्रीमेंट जो है वो शायद मैंने इससे अच्छा एग्रीमेंट कभी नहीं देखा कि जिसपे इस तरह उन लोगों ने, यानी वही वाली ना कि वहाँ पे जो दुरूज़ हैं और जो अहले तशी हैं और जो सुन्नी हैं और बाकी सारे, उनके दरमियान किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो इतना ज़बरदस्त ताइफ एग्रीमेंट था टिल ये कि वहाँ पे ये सिस्टम सारा कोलैप्स हो गया। और आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स तो बड़े अरसे से वहाँ पे ये रेफ्यूजीज़ और ये दाइश वाले सारे सीरिया से लोग आ गए थे और ये सारा, लेकिन आखिर में जब उनका पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हुआ है, जब पूरा पॉलिटिकल ढांचा गिरा है, तो उससे पहले ही वहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस में थी लेबनान की। फिर उसके बाद एक ब्लास्ट हो गया था बहुत बड़ा उनकी पोर्ट पे, लेकिन उससे पहले आपको पता है जो असल पॉलिटिकल सिस्टम किस बात पे कोलैप्स हुआ था, लोग डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे थे। एक दिन उनकी मत मारी गई, उन्होंने वो टैक्स लगाते एक दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे टैक्स लगा दी। वो व्हाट्सएप पे टैक्स लगाया कि व्हाट्सएप कॉल पे टैक्स है, वो पूरा सेटअप ही गिर गया। उस दिन से लेकर आज तक पॉलिटिकल ढांचा नहीं खड़ा हो सका दोबारा। वो वज़ीर आज़म एक आता है, रिज़ाइन करता है, दूसरा वो लोग नहीं। तो इशू ये है कि उन लोगों को अब आप ये देखें कि वो भी एक तरह से उनकी भी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी लेबनान की। अब लेबनान को भी रीबिल्ड करना है, गज़ा को रीबिल्ड करना है सारा। तो दरमियान में वो जो मैंने पहले बात की थी ना कि वो एक साथ सीज़ फायर सारे फेजेस को छोड़ के वो दोबारा आज ज़ेर बहस आ गया कि वहाँ पर चूँकि पूरी दुनिया मौजूद है, ईरान भी है, नेतन्याहू वहाँ पे जाके अपनी कोई कहानी डालेंगे, बाकी दुनिया है, पाकिस्तान है,
क्या स्पीशीज़ होती हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये जो चेंज श्रीलंका में आया है ये लॉन्ग टर्म है, ये जो बांग्लादेश में आया है, भाई बांग्लादेश में देखें हुकूमत नहीं चेंज हुई, सिस्टम गिरा है। ये श्रीलंका में हुकूमत चेंज नहीं हुई, सिस्टम गिरा है। जो वहाँ पर जब ये रॉयल फैमिली के साथ जो इश्यूज़ हुए थे इसमें नेपाल में, तो गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी, सिस्टम गिर गया था। तो ये सिस्टम्स गिर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिस्टम्स पूरे पॉलिटिकल ढांचे ही गिर रहे हैं। आगे क्या होगा, कैसे कौन आएगा, कैसे संभालेगा चीज़ों को, तो पाकिस्तान में भी सिस्टम जो है वो कुछ लरज रहा है इस वक्त। लेकिन ये है कि उसके लरजने से मुझे यकीन है कि कोई ना कोई अच्छा ही, क्योंकि इस तरह चल नहीं पा रहा ना, इस तरह चल नहीं पा रहा। जज साहिबान हैं, अदालतें हैं, फिर वो एक फैसला, दूसरा फैसला, तीसरा फैसला। तो मेरा ख्याल है जो भी कुछ होना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, पहले 24-48 घंटों में खबर मेरे लिए सारे इशू से हटके सिर्फ एक थी, IPPs के अंदर मुलविस लोगों के नाम सामने लाए। तो मेरी सिर्फ नज़र उधर है कि वो जो जिन्होंने बिजली नहीं बनाई और पैसा खा गए, तो उनके नाम कब सामने आते हैं। और यहाँ पर भी तो एलीट जो है वो देखें ना, श्रीलंका में और इन जगहों पे सारे, तो मतलब है कि पाकिस्तान भी बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इनसे निकलेंगे और निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी, उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब